महात्मा गांधी कहते थे कि हमें मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर है। सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाएं तो सागर गंदा नहीं होता। इसीलिए विश्वास बनाए रखें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी करेंगे सिक्का और डाक टिकट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आज करेंगे उद्घाटन। साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना। कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस न्याय सेतु का भी होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के पल पल का राष्ट्रहित में उपयोग करने का किया आह्वान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लाल किले में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाने का है लक्ष्य। श्री राम की नगरी अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। पहले दिन लाखों भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभु श्री राम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पत्र का दिया जवाब। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सहज गीता नामक पुस्तक का किया विमोचन। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बैंगलोर के पूर्व छात्र अविनाश कुमार हैं सहज गीता के रचनाकार। सुप्रभात में बात विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर की इस वर्ष जन्मशती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। जाने माने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आज उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। कार्यक्रम में न्याय तक पहुंच योजना दिशा की उपलब्धि पर एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। दिशा योजना के तहत टेली लॉ प्रोग्राम ने टेली लॉ सिटीजन्स मोबाइल ऐप के उपयोग और देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 67 लाख से अधिक नागरिकों को मुकदमे पूर्व सलाह के लिए जोड़ा है। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा
हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन राम लला के दर्शन किए। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे था, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह इस कदर था कि भीषण शीतलहर के बावजूद हजारों श्रद्धालु कतारों में भक्ति भाव में लीन होकर मंदिर खुलने का इंतजार करते दिखे। मंदिर में रात 9 बजे तक दर्शन कराए गए। इंतजाम सुचारू बनाने के लिए शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से धैर्य रखने का आग्रह किया। इस बीच अयोध्या आने वाली रोडवेज बसों को भी रोकना पड़ा। अयोध्या पहुंच रही भक्तों की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने यहां आने वाले सभी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। नए नवेले राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान राम की ऐसी ही भक्ति है राजस्थान के भरतपुर की मुस्कान, जो राजस्थान से पैदल ही भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग अयोध्या अपने आराध्य के दर्शन के लिए पैदल अपने घरों से निकल चुके हैं, लेकिन मेरे साथ इस समय मुस्कान जी, जो कि भरतपुर राजस्थान के बैर तहसील से आई हुई हैं, अब अपने भगवान के दर्शन करने के बाद इन्होंने पैदल जाने की शपथ ली है। मैं जाने की शपथ क्यों ली आपने? क्योंकि मैं एक आश्रम से हूँ और मेरी रघुवर से बहुत इच्छाएं थी कि मेरे रघुवर का स्थान हो, और दर्शन के बाद में मैं मेरे रघुवर की रज और 5 ध्वजाएं लेके और यमुना जी का यानी राम पौड़ी का जल लेके और मैं तब पग यात्रा नंगे पैर ही करूँ। तो आप देख सकते हैं कि 5 ध्वजाएं आपके पास हैं, एक दो दो वहाँ पर हैं। जल है इसके अंदर 1.25 किलो उनके चरणों की रज है मंदिर। अच्छा, मंदिर की रज है 1.25 किलो घर के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये रज आप ले जा लगा रखा जिसमें हाथ ना लगे कैसा। जी जी जी। तो दर्शन करने कब हुए और कैसा रहा दर्शन करने? 7 बजे जब सारे भक्तों को वीआईपी लोगों के दर्शन होने के बाद शाम को मना कर दिया गया कि वही लोग करेंगे, और प्रातः गई तो प्रथम दर्शन पट खुलते ही हमने किए थे, जिसमें इतना आनंद था कि मैं कुछ कह नहीं सकती कि कितना प्रेम प्रशासन ने और वहाँ के कर्मचारियों ने और वहाँ के भक्तों ने कितना प्रेम दिया कि उसकी लहरें तो इतनी थी कि प्रभु के समक्ष जा करके जैसे ही प्रभु के दर्शन होने वाले थे तो ऐसी लहरें आती कि लोग कम से कम 20 कदम पीछे हट जाते। लेकिन तड़प तड़प के जो लहरें मिली मेरे प्रभु से, जो मेरा प्रेम हुआ, मैं इस प्रेम को कभी नहीं भूलूंगी। ये मंदिर जो है अब बन जाएगा, इतनी जल्दी बन जाएगा और उसके दर्शन आपको हो पाएंगे। और वो दर्शन, कितना भावुकता थी मन में पहले से? देखो, मैं अयोध्या के बारे में तो नाम तो सुना था, लेकिन ये नहीं पता कि मेरे रघुवर का इतना कुछ होगा। लेकिन इच्छा थी कि कहीं पर मेरे रघुवर का भी ठिकाना हो जाए। लेकिन जिसने 500 बरस में अपनी एक मिटी हुई कुटिया को फिर से जन्म दे दिया, 500 बरस का वनवास काट के फिर भी इतना भाव जागृत किया है सभी के लिए कि जिनके भाव टूटे हुए थे, आपस में प्रेम नहीं था, उस मंदिर में आज मैंने सबका एक प्रेम देखा है और सबसे मुख से सुना है जय श्री राम, जय श्री राम। और जो मेरे हिंदुस्तान में जिसके हृदय में राम का नाम नहीं, तो वो मेरे हिंदुस्तान में रहने के काबिल भी नहीं। मुस्कान जी का कहना है कि अलौकिक दर्शन हुए हैं। मुस्कान जी उन लोगों में से हैं जब पहली बार दर्शन 23 तारीख को आम जनता के लिए खुले, इन्होंने सुबह प्रातः ही दर्शन किए हैं। कैमरा पर्सन डी के पांडे और साथी लव कुश के साथ मैं नव विक्रम सिंह, सनसेट टीवी, अयोध्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत यात्रा पर हैं। आज वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक होनी है। शाम 4 बजे ICWA सप्रू हाउस में 47वें सप्रू हाउस व्याख्यान में वो भाग लेंगे। शाम को करीब 6 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
अपनी भारत यात्रा के दौरान डेनिस फ्रांसिस मुंबई में 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुंबई में उनके कार्यक्रमों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा पर एक संबोधन शामिल है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पराक्रम दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। ये उत्सव 31 जनवरी तक जारी रहेगा। नेताजी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को पूरे विश्व ने अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। आज यहाँ नेताजी के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगी है। कलाकारों ने एक ही कैनवस पर नेताजी के जीवन को चित्रित भी किया है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी कलाकारों की सराहना करता हूं। कुछ देर पहले मेरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत युवा साथियों से भी बातचीत हुई है। इतनी कम उम्र में उनका हौसला, उनका हुनर अचंभित करने वाला है। भारत की युवा शक्ति से जितनी बार मिलने का अवसर मुझे मिलता है, विकसित भारत का मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता है। देश की ऐसी समर्थ अमृत पीढ़ी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा रोल मॉडल है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हम सब इस पर्व से जुड़कर देश की डायवर्सिटीज को सेलिब्रेट करें। मेरे परिवारजनों, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष होने पर मुझे इसी लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। लाल किले की नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल किले के परिसर में एक संग्रहालय सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की विरासत को संरक्षित और सम्मान देने के लिए समर्पित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने साल 2019 में नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर किया था। भारत पर्व की शुरुआत साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हुई थी। इसके बाद से साल 2017, 2018, 2019 और 2020 तक भारत पर्व का आयोजन हुआ। कोरोना काल के दौरान भारत पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी गई, जिसके बावजूद साल 2021 में वर्चुअल रूप से भारत पर्व का आयोजन किया गया। वहीं 2023 में एक बार फिर से भारत पर्व का आयोजन लाल किले पर हुआ।
इस साल भी लाल किले के प्रांगण में भारत पर्व धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। लाल किले में भारत आया, पूरा भारत यहीं समाया। अमृत काल में जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन इस संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रहा है। अपनी समृद्ध विरासत से लगातार प्रेरणा लेते हुए आज 140 करोड़ भारतवासी पूरी एकता और एकजुटता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इस विकास यात्रा को भारत पर्व ने गत वर्षों में एक नई ऊर्जा दी है। उत्साह से भरे रंगों के आयोजन भारत पर्व ने देश की विविधता और जीवंतता को, स्थानीय कला और खान पान को एक सशक्त मंच प्रदान किया है और फिर एक बार नई उमंग और उत्साह के साथ लाल किले पर लौट आया है भारत पर्व 2024। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत पर्व में दिखेंगी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विकसित भारत की छवि और लोक संस्कृति को प्रस्तुत करती झांकियां। साथ ही होगी स्थानीय नृत्य और लोक संगीत की अनोखी जुगलबंदी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्प के नायाब कारीगरों के होंगे बेहतरीन लोकल उत्पाद। इतना ही नहीं, देश भर के पकवानों से लगेगा राजधानी दिल्ली में स्वाद और जायके का तड़का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इस 9 दिवसीय महा उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन। तो आइए भारत पर्व 2024 में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, क्योंकि ये पर्व है भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू को दिल से महसूस करने का। ये पर्व है देश पर गर्व करने का। ये पर्व है विश्व पटल पर नित नई ऊंचाई छूते भारत के गौरव गान का। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। अपने प्रवास के दौरान किसान कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय बीज सहयोग जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी लेंगे। दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस साल 19 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और खेल के क्षेत्र में उनके असाधारण काम के लिए पुरस्कार दिया गया है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार इस बार 9 लड़कों और 10 लड़कियों को दिया गया। बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में 1-1, समाज सेवा की श्रेणी में 4 और कला और संस्कृति की श्रेणी में 7 बच्चों को पुरस्कार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनकर लौटने के बाद मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूँ, एक ऐसी अयोध्या जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती
उन्होंने आगे लिखा है कि अयोध्या जाने से एक दिन पहले मुझे आपका पत्र मिला था। आपकी शुभकामनाओं और स्नेह का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विहल हो गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना एक सौभाग्य भी है और एक दायित्व भी है। आपने मेरे 11 दिन के व्रत अनुष्ठान और उससे जुड़े यम नियमों के विषय में भी चर्चा की थी। हमारा देश ऐसे अनगिनत लोगों का साक्षी रहा है जिन्होंने शताब्दियों तक अनेक संकल्प व्रत किए, जिससे रामलला पुनः अपने जन्मस्थान पर विराज हो सकें। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सहज गीता नामक पुस्तक का विमोचन किया। सहज गीता में संपूर्ण मद्भगवद गीता को सरल हिंदी काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, जिसके रचनाकार IIT कानपुर और IIM बैंगलोर के पूर्व छात्र अविनाश कुमार हैं। उन्होंने 10 वर्षों की साधना के बाद इस पुस्तक की रचना की है। इसमें गीता के श्लोकों को हिंदी में सहज रूप में पद्यवद्य किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। उपसभापति ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारतीय संस्कृति का सार है गीता, और गीता का ये सहज रूप लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा। सबको बहुत बधाई देनी चाहिए अविनाश जी को, उन्होंने एक बड़ा काम किया है और सहज भाषा में किसी चीज को कहने का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। आपने देखा वशिष्ठ जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा। उसको पूरी दुनिया में जो उसका असर है, देश के गांव-गांव तक, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची, जहां तक लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं जाना, वहां तक उसके गंभीर और गहरे संदेश आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। तो आपने गीता को और सहज और सरल बनाकर बड़ा काम किया है, इसलिए पुनः आपको बहुत बधाई। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये पुस्तक मन में उठे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में मदद करने वाली है। साथ ही उन्होंने कृष्ण के 18 नामों के महत्व का भी विस्तार से वर्णन किया। हम सब जानते हैं वो वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन के बीच का। अर्जुन जो रास्ता भटक गए थे, पार्थ और चैरिटर के रूप में, व्रत चलाने वाले के रूप में उस आत्मा को पथ प्रदर्शन का काम किया तो कृष्ण ने किया। ये सरल भाषा में और वो भी कविता के रूप में जो सहज गीता अविनाश जी ने लिखी है, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन 2-3 पन्ने में ज़रूर इसमें से आपके बीच में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी। एक तो अंत में कृष्ण के 18 नाम हैं और ये पेज ज़रूर पढ़िएगा कि 18 नामों से अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा, और वो जो 18 नाम है वो केवल मायने नहीं है, कोई उसका अर्थ है ऐसा नहीं है, वो अर्जुन की मनस्थिति डिस्क्राइब कर रहे हैं। सहज गीता भगवद गीता का हिंदी काव्यात्मक शैली में सरलीकृत अनुवाद और लयबद्ध लिपि होने के अलावा रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां आनंदमय और सरल जीवन के लिए गीता के मूल सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। कृष्ण जो अर्जुन को बोला, हे अर्जुन क्या गीत को मेरे धैर्यपूर्ण सुन पाया, मोह जो पैदा हुआ था तेरा क्या वो नष्ट हो पाया। और अर्जुन बोले, हे अच्युत मैं हूँ मोह रहित अवज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का मैं हूँ बस अनुगामी। गीता में मेरा सबसे प्रिय श्लोक जो मेरे लिए गीता की आत्मा है वो है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्याम उच्चते भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। इतनी ब्यूटीफुल बात बोली गई है कि किसी भी जीव का, चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, पत्थर की भी एक नेचर होती है, इसलिए वो पत्थर है,
किसी भी जीव का एक स्वभाव होता है, वो उसका आत्म तो से आप बदल नहीं सकते। पत्थर से आप सिर्फ शीशे फोड़ सकते हो, पत्थर पे सर रख के सो नहीं सकते हो। उस अध्यात्म को आप बदल नहीं सकते, वही उसकी आत्मा है। और जो भी किसी भी जीव, किसी भी वस्तु की आत्मा को प्रकट करने के लिए त्याग किया गया है, वो उसका कर्म बन जाता है। तो हम अपने आत्म में झांकें कि मेरा धर्म क्या है, मैं क्या हूँ। मैं पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ। यहाँ सब बैठे सब बोलते बहुत ज्ञान बांटता है, कुछ बहुत तो लेक्चर शुरू कर देता है। अब पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ तो कम से कम यहाँ काम तो आया। जो इतनी चीज़, इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके और सॉल्व कर दिया, तो गीता भी तो एक एल्गोरिथम है। तो मैं हूँ, तो अपने आप को समझो, और जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भावना से आपने जो त्याग किया है, मैं तो यही हूँ, यही कर सकता हूँ, वो आपका कर्म बन जाता है। कार्यक्रम के अंत में राज्यसभा सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी वंदना कुमार ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, इस पल की साक्षी हूँ कि अविनाश का 1 दशक का ये तप जो है वो पूर्ण हुआ है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर पल है। इसमें न केवल तपस्या है, ये डेफिनेटली इनका प्रारब्ध था कि ये कर पाए। परमात्मा ने इनको शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, और ये काम संपूर्ण हो गया। आप सबके समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बैलून फेस्टिवल की। उत्तर प्रदेश के झांसी में बैलून फेस्टिवल के साथ बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 25 जनवरी तक विविध सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान बेतवा नदी के नौट घाट पर वाटर स्पोर्ट्स मुख्य आकर्षण है। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व झलकियां। सितार वादक सुरमणि अग्निवर्मा और उनकी बेटी वृंदा अग्नि ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाद्य कलाकारों के साथ मिलकर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भजन को संगीत की सुमधुर धुन से जीवंत कर दिया। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस भजन के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।